जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया है, सारा लूप बेस्ड प्रोग्राम कवर किए हैं। फिर उससे पहले हम लोग जावा में बेसिक एलिमेंट्स वगैरह कवर किए, इफ एल्स कवर किए, पूरा सारा कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, ब्रेक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, सारा चीज़ हम लोग कवर किए। बहुत सारा लूप बेस्ड प्रोग्राम भी हम लोग ने क्या किया, कवर किया। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब हम लोग जावा में पढ़ेंगे एरे के बारे में कि एरे होता क्या है। ठीक है, एरे क्या करता है, इसका क्या यूज है प्रोग्रामिंग में, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एरे को। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक होगा हम लोग का एरे। अब समझते हैं कि एरे है क्या और एरे को यूज क्यों करते हैं। पहले समझो यहाँ पे कि हम लोग अभी तक डेटा को स्टोर करते आए हैं कहाँ, तो वेरिएबल में। ठीक है, हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल लेते हैं। मान लो सपोज करो, जैसे मान लो यहाँ पे कि हम लोग के पास जो वेरिएबल है वो इस तरीका से है। जैसे मान लो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया ए, फिर आपका क्या आ गया बी और यहाँ पे सी, तीन वेरिएबल ले लिए। अब तीनों वेरिएबल मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और तीनों में हम एक वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल चाहिए डेटा स्टोर करना, मतलब डिसिमल टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो हम वेरिएबल ले लेते हैं डबल टाइप का या फ्लोट टाइप का, लेते हैं। जैसे मान लीजिए n1 ले लिए और क्या ले लिए, n2 ले लिए, इस तरीका से हम रख लिए। बात समझे। अब सुनो यहाँ पे देखो, तो हम लोग जब डेटा स्टोर करने के लिए टिल नाउ वी यूज वेरिएबल, हम लोग अभी तक क्या यूज किए हैं, वेरिएबल ही यूज किए हैं डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब ये वेरिएबल का कुछ लिमिटेशन है, डेटा तो स्टोर कर लेता है। जैसे अब डेटा यहाँ पे ए का वैल्यू 5 रख लिए, बी में हम स्टोर कर लिए 10, सी में रख लिए 20, ये स्टोर हो गया डेटा। इन1 में हमने रख लिया 2.5 एफ यहाँ पे, और इन2 में रख लिया हम 3.8 एफ, ऐसा स्टोर कर लिए। डेटा तो स्टोर हो गया मेरा वेरिएबल में, क्लियर है। लेकिन वेरिएबल का कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसको समझते हैं पहले। देखो, जैसे क्या होता है कि वेरिएबल जो कहता है ना, समझो यहाँ पे, वेरिएबल जो कहता है कि हम मेमोरी में डेटा रखने के लिए जो स्पेस रिजर्व करते हैं वो रैंडम स्पेस करते हैं। मतलब मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल का अलग अलग मेमोरी स्पेस देता है, कि सब इंडिविजुअल है। जैसे मान लो सपोज करो कि ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में ए का स्पेस कहीं और होगा, बी कहीं पे और होगा, सी कहीं पे और होगा। मतलब किसी में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये इंडिविजुअल अलग है, ये इंडिविजुअल अलग है। यहाँ 5 स्टोर है, यहाँ 10 स्टोर है और यहाँ 20 स्टोर है। बात समझे, क्लियर। तो मेमोरी में सब अलग अलग जगह पे डेटा को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और सबका एक इंडिविजुअल यूनिक नाम है। ठीक है, अब ए का वैल्यू यूज करना है तो हम ए नाम यूज करेंगे, हमको सी में रखा हुआ वैल्यू यूज करना है तो हम सी नाम यूज करेंगे। क्लियर, कोई रिलेशन ही नहीं है किसी में। हम ए को पूछेंगे कि सी तुम्हारा एक ही प्रोग्राम का ए बी सी तीनों डेटा है, हम ए को पूछेंगे सी मेमोरी में कहां पे स्पेस लिया है ये बताओ, तो ए कहेगा कि ये हमसे पॉसिबल नहीं, हम नहीं बता पाएंगे कि सी इंडिविजुअल एलिमेंट है। क्लियर है, वो इंडिविजुअल इंटिटी है, वो अलग स्पेस लिया होगा और हम अलग स्पेस लिए होंगे, मुझे नहीं पता है। ये सबसे मेन प्रॉब्लम वेरिएबल का है कि वेरिएबल हम लोग को डेटा को अनऑर्गेनाइज कर देता है, एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर नहीं रखता है। क्लियर है। और दूसरा लिमिटेशन क्या होता है, दूसरा लिमिटेशन होता है कि एक वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा के लिए क्या करता है, स्पेस रिजर्व करता है। क्लियर है, एक वेरिएबल जो है एक बार में एक ही डेटा के लिए क्या करता है, स्पेस रिजर्व करता है। क्लियर है, तो जितना डेटा हमें स्टोर करना होता है उतना वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, लेते हैं। क्लियर है, जितना डेटा हमें स्टोर करना है उतना वेरिएबल हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं, लेते हैं। क्लियर है, समझो यहाँ पे, जैसे मान लो हमें 3 डेटा स्टोर करना है, 3 वेरिएबल, तो अगर 10 डेटा स्टोर करना तो 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा ऑफकोर्स, और सभी वेरिएबल का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अब उतना सारा वेरिएबल को एक साथ हैंडल करना, सबका नाम याद रखना फ्यूचर में, कि भाई आगे प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं, उसमें हम कौन सा डेटा किस नाम के वेरिएबल में रखें, ये हैंडल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्लियर, ये दूसरा डिमेरिट है। तो सबसे पहला डिमेरिट, वेरिएबल मेमोरी में अनऑर्गेनाइज होता है, वो एक जगह पे स्पेस नहीं रखता है, सभी डेटा को अलग अलग जगह पे कर देता है, और सभी डेटा का इंडिविजुअल नाम होता है जिसके थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर है, दूसरा डिमेरिट, वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा के लिए स्पेस रिजर्व करता है, इसलिए जितना डेटा उतना वेरिएबल प्रोग्राम में रखना पड़ जाता है। ठीक है, अब इसका एक जनरल तरीका का एग्जांपल बताते हैं, देखो समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल का क्या प्रॉब्लम है। अब सोचो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज करो कि मुझे 5 स्टूडेंट पढ़ाना है जावा का। ठीक है, आया, अब वो जावा का स्टूडेंट को, पांचों स्टूडेंट को हम अलग अलग रूम में हम जगह दे दिए।
ठीक है, किसी को रूम नंबर 1 में बैठा दिए, किसी को रूम नंबर 2 में, किसी को 5 में, किसी को 6 रूम में बैठा दिए, इस तरह से अलग रूम में। चलो एक टॉपिक हमने पढ़ाया, अब रूम नंबर 1 में टॉपिक पढ़ाए, वही टॉपिक हमको जाकर फिर से पढ़ाना पड़ेगा रूम नंबर 2 में, फिर वही टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा फिर से कहाँ, रूम नंबर 3 में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरा सब डेटा जो है ना, मेरा जो स्टूडेंट है वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, अगर एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाता तो हम एक बार ही पढ़ाते तो पांचों स्टूडेंट क्या कर लेता, पढ़ लेता। क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से? अब यहां पे समझो, बस यही ऑर्गेनाइज करना के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। अगर हम लोग को डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, एक जगह पे रखना है मल्टीपल डेटा, तो वहां पे क्या कंसेप्ट आता है, एरे का कंसेप्ट आता है। क्लियर है? बस यहां पे यही डिमेरिट है इसका, ये कहता है कि हम मल्टीपल डेटा को हम ऑर्गेनाइज तो कर लेंगे, बात समझे, बस सभी डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम टाइप का। मतलब क्या है, समझो एकदम सेम, सिमिलर टू द बैच जैसा। जैसे हो गए, जैसे हमने एक बैच बनाया जावा का, तो उसमें वही स्टूडेंट है जो जावा पढ़ने वाला है। एक बैच बनाया पाइथन का, तो उसमें वही स्टूडेंट है जो पाइथन का होगा। उसी तरह से एरे बनता है। क्लियर है कि अगर एक एरे बना इंटीजर का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर होगा। अगर मेरा एरे बना किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डिसिमल डेटा स्टोर होगा, फ्लोट वाला डेटा स्टोर होगा। अगर एरे बना कैरेक्टर का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये सेम टाइप का डेटा का कलेक्शन है। बस अंतर क्या है कि ये कहता क्या है कि हम आपका डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे एक जगह पे, एक बैच के फॉर्म में। ठीक है, मेमोरी में आपका डेटा इधर उधर नहीं हो जाएगा। अगर मेरे पास रखोगे तो हम एक जगह पे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। क्लियर है? यही अंतर होता है। इसीलिए एरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का काम ही है कलेक्शन ऑफ डेटा रखना, और कलेक्शन ऑफ डेटा कहां रखता है, तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा ऑफ कलेक्शन जो रखेगा वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखता है, चाहे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, देखो याद रखना यहाँ पे एक बात जो हम बोल रहे हैं, समझना इस चीज को, कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा रखने के लिए, ठीक है, हम लोग के पास दो ही टाइप का कंटेनर होता है। ठीक है, ओनली 2 टाइप्स कंटेनर। एक होता है सिंपल वेरिएबल, आप वेरिएबल बना लो, और एक होता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर, या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करो जहां पे डेटा को स्टोर कर पाओ। क्लियर है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा का रखने का स्ट्रक्चर। क्लियर है? किस वे में डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्लियर है? इसको डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाद में आगे, लेकिन यहां पे समझो कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट मल्टीपल डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। क्लियर है? तो बस 2 ही टाइप का कंटेनर होता है मेमोरी में, एक वेरिएबल, नहीं तो कोई डेटा स्ट्रक्चर। चाहे एरे यूज कर लो, स्टैक यूज कर लो, लिंक लिस्ट यूज कर लो, जो भी आपको यूज करना यूज कर लो, वो सब डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है, एक जगह पे कर देता है। क्लियर है? और ऑर्गेनाइज करने का फायदा ये होता है कि हम मल्टीपल डेटा को एक साथ प्रोसेस कर पाते हैं, कम इंस्ट्रक्शंस में बहुत ज्यादा डेटा को क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे सर तो एरे बनेगा कैसे। ठीक है, एरे किस तरह से बनता है और क्या होता है, इसको समझते हैं। यहां पे सुनो, देखो ध्यान से, जब भी हम लोग एरे बनाते हैं, तो एरे बनाते हैं ना, तो एरे में एक चीज कहा जाता है क्या, कि एरे अपना कंटेनर जो बनाता है, ठीक है, एक साथ ही एक कंटेनर बना लिया। क्लियर है? बड़ा कंटेनर, जैसे वेरिएबल, जैसे एक वेरिएबल ए है, छोटा कंटेनर है, ये एक डेटा रख लेगा, तो एरे बनाएंगे तो बड़ा कंटेनर होगा, उसी के अंदर हम सारा डेटा क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे मेमोरी में। ठीक है, तो एरे के अंदर जिस चीज के अंदर डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेटा एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डेटा एलिमेंट्स। क्लियर है? एरे का मेन कंटेनर कौन है, एलिमेंट्स कंटेनर है। बात समझे? जैसे क्लासरूम में हम अपने स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, समझ में आ रहा होगा, तो क्लासरूम के अंदर हम बेंचेज लगाए हुए, चेयर लगाए हुए, जहां पे स्टूडेंट बैठता है। ठीक है, उसी तरह से एरे के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, जिसके में वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स इज द मेन कंटेनर विद इन द एरे। ठीक है, टू स्टोर द डेटा। क्लियर है? अब समझो, एक एलिमेंट एक ही डेटा के लिए स्पेस रिजर्व करता है, मतलब जितना डेटा एरे के अंदर रखना होगा उतना एलिमेंट्स आपको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जितना डेटा उतना एलिमेंट्स। जैसे क्लासरूम में अगर हमको 50 स्टूडेंट बैठाना है तो मुझे 50 चेयर लगाना होगा, क्योंकि हर एक चेयर पर एक स्टूडेंट बैठेगा। क्लियर है? उसी तरह से जितना डेटा रखना, अगर हमें एरे के अंदर 10 डेटा रखना है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रखना होगा, 10 एलिमेंट्स हमको एरे के अंदर बनाना होगा। तो सर वो एलिमेंट्स बनेगा कैसे जावा में, इसको देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो एरे बनाने का जो सिंटेक्स होता है ना, वो इस तरीका से है। सिंटेक्स को थोड़ा समझो, मतलब यूज करने का तरीका। देखो, हम लोग यूज करेंगे डेटा टाइप। क्या देंगे, डेटा टाइप। क्लियर है? देन यूज करेंगे एरे का नाम,
एरे का नाम यूज करेंगे, एरे का नाम देंगे, फिर ये ब्रैकेट देंगे। याद रखना ये वाला ब्रैकेट जो होता है वो एरे का सिंबल होता है, ये एरे का सिंबल है, ठीक है। किसी भी नाम के पहले अगर बाद में अगर लग जाए ना तो वो एरे ही बन जाता है, समझे। और इक्वल टू लगा दिए और फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड देंगे और फिर से यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप, और यहाँ पे आपको देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या देना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे देंगे, कितना एलिमेंट्स आपको एरे में बनाना है, ठीक है। अभी पूरे सिंटेक्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये डेटा टाइप ये बताएगा कि आपका जो एरे बना रहे हैं, आप जो एरे बना रहे हैं उसमें जितना एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट किस टाइप का डेटा रखेगा वो डेटा टाइप बताएगा, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे इंट दे दिए तो हर एक एलिमेंट इंट टाइप का हो जाएगा, क्लियर है। और जो डेटा टाइप इधर दोगे वही डेटा टाइप यहाँ भी देना है, इस साइड भी एरे बनाते समय। अगर हम डेटा टाइप फ्लोट दे दिए तो मेरा सभी एलिमेंट फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करेगा, क्योंकि एरे सेम टाइप का डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लिए? फ्लोट रख लिए, क्लियर है। यहाँ पे फ्लोट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे कैर वाला एरे बनाएंगे तो कैर ही टाइप का डेटा स्टोर करेगा। समझ में आ रहा होगा सबको? अब देखो यहाँ पे, तो मान लो कि हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, देखो यहाँ पे, तो एरे का नाम रख लिए, डेटा टाइप दे दिए। अगला क्या है? एरे का नाम। तो एरे का नाम आपको ये बताता है कि आप जो एरे बना रहे हो उसको किस नाम से पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे अपने प्रोग्राम में, क्या वो कंटेनर को किस नाम से पहचानोगे। तो वहां नाम एक देना, जैसे वेरिएबल का बनाते हैं तो वेरिएबल का नाम हम लोग ए रख दिए, बी रख दिए, उसी तरह से यहाँ भी कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इन टाइप का रख लिया और यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे ARR रख दी, ठीक है। फिर ये वाला सिंबल दे दिए और देन यहाँ पे हम लोग लिखे इक्वल टू और फिर यहाँ पे लिखे न्यू और फिर यहाँ पे सेम यही डेटा टाइप देना है। यहाँ पे दूर है थोड़ा, यहाँ पे नजदीक कर देते हैं इंट, और यहाँ पे देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लीजिए कितना दे दिए? 5, ठीक है। तो ये आपका 5 एलिमेंट का क्या बना लिया? एरे बना लिया, क्लियर है। ये जो है आपका 5 एलिमेंट का क्या बना लिया? एरे बना लिया, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते क्या हो कि मेरे पास ये 5 एलिमेंट का ये एरे बन गया, ठीक है। अब समझो इसमें मतलब 5 डेटा, इस एरे में आप 5 डेटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। मतलब टोटल 5 डेटा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने यहाँ पे कितना दिया है? 5 दिया है, क्लियर है। तो अब थोड़ा बताते हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन और वेरिएबल का ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है, किस तरीका से वो मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज को करके। देखो सपोज करो कि हमें 5 डेटा रखना है या 3 डेटा रखना है, क्लियर है। तो 3 डेटा इंटीजर टाइप का रखना, तो आपने वेरिएबल चूज किया, तो यहाँ A B C 3 वेरिएबल बना लिए। और हम 3 डेटा इंटीजर टाइप का रखना है तो हमने क्या यूज किया? एरे यूज कर लेते हैं। तो हम एक एरे बना लिए, इन टाइप का बना लिए ARR, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, इक्वल टू रख दिए न्यू, और यहाँ पे रख दिए न्यू इन कितना एलिमेंट का? 3 एलिमेंट का, क्लियर है। अब देखो मेमोरी में ऑर्गेनाइजेशन, समझो यहाँ पे। चलो ए का हम वेरिएबल का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं। ये मान लो प्राइमरी मेमोरी है, वेरिएबल जो है ये मेमोरी में सब इधर उधर स्पेस ले लिया, ये यहाँ पे है, बी कहीं और है, और सी कहीं पे और स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, क्लियर है। तो अलग अलग स्पेस क्या कर लिया है? ऑक्युपाई कर लिया है, क्लियर है। अलग अलग स्पेस क्या किया? ऑक्युपाई कर लिया यहाँ पे वेरिएबल्स, क्लियर है। सब में कोई रिलेशन नहीं है, सबको हमको इंडिविजुअल नाम से एक्सेस करना पड़ेगा, क्लियर है। और यही चीज अगर बात करेंगे तो अगर यही प्राइमरी मेमोरी में मेरा जो एरे जो बना, ये कहा क्या कि आप टोटल ये बताओ कि टोटल कितना एलिमेंट के लिए स्पेस रिजर्व करना है, टोटल कितना एलिमेंट के लिए स्पेस रिजर्व करना ये बताओ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल है, बी एक इंडिविजुअल, सी एक इंडिविजुअल है, और यहाँ पे ARR अपने अंदर कंटेंट किया 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे ये भी 4 बाइट लिया होगा, क्योंकि इंट एक 4 बाइट लेता है, सी भी 4 बाइट लेगा और बी भी 4 बाइट लेगा। तो टोटल यहाँ भी चढ़ती 12 बाइट हो रहा है, 12 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन 12 बाइट अलग अलग ना, अलग अलग, और यहाँ पे 12 बाइट एक साथ ये ऑर्गेनाइज किया। ये मेमोरी में समवेयर ये 12 बाइट का एक साथ ये क्या कर लेगा? स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, यहाँ पे 12 बाइट का, क्लियर है। अब ये 12 बाइट में से 3-3 बाइट वो 4-4 बाइट को डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। अब बताओ, अब यहाँ पे जो डेटा रखोगे जस्ट अपना डेटा फिर बगल में रखोगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 रख दिए, और यहाँ पे ए का वैल्यू 10, यहाँ 10 हो गया, बी का वैल्यू हमने यहाँ पे बी का वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ 5 स्टोर हो गया, और सी का वैल्यू हमने 15 रख दिया, यहाँ 15 स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस है, ये क्लियर है। ये अलग अलग है, मेमोरी में एक जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं, और यहाँ पे क्या है?
ऑर्गेनाइज्ड है। क्लियर है? ये सारा डेटा एक ही एरे के अंदर है जिसका नाम है ARR। क्या है? जिसका नाम ARR है। ये एक मेमोरी मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे एक लोकेशन कितना होगा 100, ठीक है, तो अगला लोकेशन जस्ट उसके बगल में ही दे देगा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको। ठीक है, इसीलिए एरे को बोलते हैं कि एरे सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में चलता है। सीक्वेंस में अगर 10 एलिमेंट भी होगा, 100 एलिमेंट होगा, तो हर एक एलिमेंट को जस्ट अपने बगल में ही रखते चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। क्लियर है? तो आराम से आप लूप यूज कर सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस है ना, पहला एलिमेंट यहाँ है तो अगला एलिमेंट जस्ट बगल में, अगला एलिमेंट जस्ट बगल में। और यहाँ कैसे लूप यूज करते हैं बताओ? पॉसिबल ही नहीं है लूप यूज करना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ए एक इंडिविजुअल वेरिएबल है, सी एक इंडिविजुअल वेरिएबल है, और एलिमेंट किसी एरे का पार्ट होता है। क्लियर है? तो एलिमेंट किसी एरे का पार्ट होता है जिसको आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? डेटा आपका ऑर्गेनाइज हो गया यहाँ पे। क्लियर हो रहा सबको अच्छे से? चलिए अब कुछ और पॉइंट समझते हैं यहाँ पे एरे के बारे में। यहाँ तक क्लियर? आपको ये भी डिफरेंस बता दिए। अगर कोई डिफरेंस पूछता है कि क्या एरे यूज करने से मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्पेस कम होगा, कभी मत बोलना कि स्पेस कम होगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, यहां भी 3 वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, और यहां भी 3 एलिमेंट बनाए इंटीजर टाइप का, बोथ ऑक्युपाइज सेम साइज। ठीक है, बस अंतर क्या है कि ये अलग अलग अनऑर्गेनाइज कर दिया मेरा डेटा, और ये क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। यही इसमें डिफरेंस है। और ऑर्गेनाइज कर दिया तो कम इंस्ट्रक्शंस में हम ज्यादा डेटा को क्या कर पाएंगे? प्रोसेस कर पाएंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से? अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में, एरे के बारे में। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाए, यहाँ पे इन टाइप का ARR बना ले, कुछ भी नाम रखो, मेरा आदत है ARR नाम रखना, तो इसलिए हम ARR ही रखते हैं। अब X Y Q P Q भी रख सकते हो, जो रखने का मन है वो रखो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना लिए और इक्वल टू लिख लिए, और यहाँ पे लिख दिए न्यू इन, और यहाँ पे 5 एलिमेंट का एक एरे बना है। समझो किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, मतलब एवरी एलिमेंट कंटेन ओनली इंटीजर डेटा, एवरी एलिमेंट कंटेन ओनली इंटीजर डेटा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे हम जब बना रहे हैं एलिमेंट, तो समझो यहाँ पे ये 5 एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, एक साथ ये जगह रिजर्व कर दिया। मतलब हर एक एलिमेंट 4 बाइट का है, तो 5 into 4 मतलब कितना बाइट? 20 बाइट का स्पेस ये रिजर्व करेगा। तो टोटल ये पूरे का कितना हो गया? 20 बाइट। क्लियर है? 20 बाइट। अब 20 बाइट में ये आपको ये पूरे एरे का नाम क्या है? ARR। अब इससे ARR के अंदर 5 एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 और ये 5 एलिमेंट बना लिया। क्लियर? यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप आराम से देख रहे हो, हर एक एलिमेंट बन गया। अब सुनो, अब पूरा सभी के सभी एलिमेंट तो सर एक ही एलिमेंट के अंदर है, तो सर एक्सेस पॉइंट आउट कैसे करेंगे? जैसे वेरिएबल था जहां पे नाम रखे थे A B, तो हमको A में डेटा स्टोर करना, तो A का नाम रख लेते 5, B में डेटा स्टोर करना तो B में रख लिए 10। ये तो हमको नाम से पता चल जाता है कि इसमें हमको कौन सा वैल्यू रखना है। लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा सर कौन सा एलिमेंट में हमको वैल्यू कैसे डालेंगे? हम इस एलिमेंट को कैसे पॉइंट आउट करेंगे? ठीक है, तो सभी एलिमेंट किसका है? ARR का। एरे का नाम क्या है? ARR। तो सभी एलिमेंट इसी एरे का है, तो हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए एरे इंडेक्स नंबर देता है। क्या देता है? इंडेक्स नंबर। क्लियर है? इंडेक्स नंबर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। देखो तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स नंबर कितना होगा? 0। यहाँ पे कितना होगा? 1। यहाँ पे कितना होगा? 2। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 4 तक ही क्यों इंड हुआ? क्योंकि स्टार्ट आप 0 से किया ना, 1 से कर देता 5 तक जाता, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, इंडेक्स कितना होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। क्लियर है? ये टोटल। अगर पूछे कोई कि 10 एलिमेंट का एरे है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा, तो आपको बोलना है 9। क्लियर है? लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा? 9। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से? तो अब यहां पे किसी भी एलिमेंट को यूनिकली पॉइंट आउट करने के लिए आपको यूज करना होगा एरे का नाम, जिससे यह पता चलेगा किस एलिमेंट का इंडेक्स को आप यूज कर रहे हो। क्लियर है? और देन आपको करना है क्या? बात समझे? देन आपको करना है उसका एलिमेंट का नंबर देना होगा, इंडेक्स नंबर देना होगा, उस एरे का कौन सा इंडेक्स नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मान लो सपोज हम 0 एलिमेंट को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो पूरे 0 एलिमेंट कहां? इस ARR के अंदर, तो हम लिखेंगे ARR का कौन सा एलिमेंट? 0 एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीका से आ गया। क्लियर है? तो हम ARR 0 मतलब सिर्फ इस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम यहाँ लिखे ARR का 1, तो हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? सिर्फ इस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम लिखेंगे ARR का 4, तो हम सिर्फ इस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्लियर है? हम सिर्फ इस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से? यहां तक में कोई दिक्कत? अगर इसको लेना है तो इसको यूज करेंगे। अब आप उसको अब जस्ट लाइक ए वेरिएबल की तरह यूज करो। ठीक है, जैसे आप A में 5 डाल दिए, तुमको लिखना ARR का 0 = 5।
तो यहाँ जाए कितना स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। हम यहाँ लिख दिए ARR का 4 = 10, तो यहाँ जाए कितना स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। देख रहे हो ना, ARR का 3 = हमने यहाँ 15 स्टोर करना था, मेरा कितना स्टोर हो गया, 15 स्टोर हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छे से, क्लियर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो किस तरह से एरे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, किस तरीका से एरे बनाते हैं और किस तरीका से एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होता है, 0 से चलता है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे का एक और नेचर है। वो नेचर क्या है कि एरे जो बन जाता है, ठीक है, वो स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक। सपोज करो कि हमने एक एरे बनाया इन टाइप का, क्लियर है, जिसका नाम n रख लेते हैं। n में कितना एलिमेंट रख लिए, यहाँ पे एलिमेंट नहीं, इंडेक्स यहाँ नहीं देंगे, इक्वल टू न्यू इंट और यहाँ क्या देंगे, 10 एलिमेंट। क्लियर है, यहाँ पे दे दिए। तो ये आपका 10 एलिमेंट का क्या बनाया, एरे बनाया। ठीक है, इस तरीके से बन गया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, 10 एलिमेंट का बन गया। अब सोचो, अब हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को इंक्रीज करना। बात समझे, जैसे हम चाहेंगे क्या कि प्रोग्राम रन टाइम में 10 एलिमेंट से 15 एलिमेंट हो जाए, 10 एलिमेंट से 5 एलिमेंट हो जाए, तो ये नहीं होगा एरे, क्योंकि एरे कहता है कि हम स्टैटिक हैं नेचर में। हम क्या हैं, नेचर में स्टैटिक हैं। क्लियर है, तो स्टैटिक नेचर का मतलब इट नेवर ग्रो और सिंक, ये न बढ़ेगा न घटेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम के रन टाइम में। जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, आपने जो साइज स्पेसिफाई किया है, जितना एलिमेंट्स बनाया है, उतना ही एलिमेंट आपको यूज करना है, ना उसको बढ़ा सकते हो ना आप घटा सकते हो। क्लियर है, तो स्टैटिक नेचर का हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एरे जो कहता है एलिमेंट जो है वो आपस में एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट इन द सेंस, देखो यहाँ पे सपोज करो, जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पे इन टाइप का एरे बनाया x नाम का, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट। एडजस्टमेंट का मतलब हम समझ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना एलिमेंट का बना लिया, 3 एलिमेंट का बना लिए। एक हम बना लिए डबल टाइप का y नाम का एरे बना लिए। क्लियर है, इक्वल टू हम यहाँ लिख दिए न्यू और यहाँ लिख दिए इंट, ये भी 3 एलिमेंट का, सॉरी यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा, डबल टाइप का, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट का बना लिए। अब समझो, यहाँ भी एरे बना मेरा कितना एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का, यहाँ भी कितना एलिमेंट का बना, 3 एलिमेंट का बना। क्लियर है, 0 1 2 0 1 और 2 यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा होगा सबको। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ समझो, पहला एलिमेंट का मेमोरी में लोकेशन जो एड्रेस देता है कंप्यूटर, जावा में तो आप एड्रेस एक्सेस नहीं करते, यहाँ रेफरेंस का कंसेप्ट है, लेकिन जो एड्रेस देगा इंटरनली तो दे रहा होगा ना, आपको एक्सेस करने नहीं देता है, लेकिन इंटरनली तो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो पहला एलिमेंट का एड्रेस कितना दिया, 100, तो अगला एलिमेंट का एड्रेस जस्ट अपने बगल में ही रख देगा। अब वो कितना का डिफरेंस का होगा, अपने डेटा टाइप के साइज के हिसाब से। मान लो पहला एलिमेंट का एड्रेस 100 है, तो अगर 100 वाला जो एलिमेंट है वो 4 बाइट ले रहा है, तो अगला एलिमेंट 4 बाइट छोड़ ही कर ना जगह देगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, तो इसका एड्रेस कितना कर देगा, 104, यहाँ कितना कर देगा, 108। क्या ये सीक्वेंस मेमोरी। यहाँ पे देखो, अगर इसका पहला एलिमेंट का एड्रेस 200 मान लिए, ये जूम कर लिए, तो यहाँ ये किस टाइप का, डबल टाइप का, और डबल वाला एक वेरिएबल मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है। कितने बाइट का, 8 बाइट का। तो यहाँ पे अगला का कितना हो जाएगा, 8 बाइट छोड़कर होगा 208। क्लियर है, यहाँ हो जाएगा 216। तो दिस इज द एडजस्टमेंट। अब यही चीज वेरिएबल में क्या रहता है, कहीं भी कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्लियर है, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा, किस तरीका से हम लोग एरे को एक्सेस कर रहे हैं। समझे, तो क्या होता है एरे, समझ में आया। तो एरे का अगर एक्चुअल डिफिनेशन अगर पूछे, अगर बहुत लोग क्या बोलते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एरे में ये प्रॉपर्टी सभी डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है। क्लियर है, यहां पे एरे में हर एक एलिमेंट आपस में एडजेसेंट भी होते हैं। क्लियर है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरीका से कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा विथ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप ऐसे यूज कर सकते हो, जहां पे एडजस्टेंट होता है सारा एक दूसरे से, समझे, डेटा इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, आप जैसे ही एरे बनाओगे मेमोरी में उस तरीके से वो ऑर्गेनाइज ही हो जाएगा। ठीक है, सब इधर उधर नहीं जाता है, एलिमेंट सब एक जगह पे क्या रहता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्लियर है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एरे होता क्या है। क्लियर है, तो एरे कलेक्ट करता है मल्टीपल डेटा को एक साथ। ठीक है, एरे क्या करता है, कलेक्ट करता है मल्टीपल डेटा एक साथ वो कनेक्ट करता है। समझे, यहां तक क्लियर है। तो अभी जो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे तो हम लोग एक चीज अभी यूज करके थोड़ा सा बता देते हैं भैया आपको कि किस तरीका से एरे प्रोग्राम में यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अभी और भी बहुत डिटेल है इसके बारे में, हम लोग और भी पढ़ेंगे, लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग अपना एडिटर खोल लेते हैं।
अब एडिटर पे आ गए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, और यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं, अपना नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ रख लिया गया एरे डेमो नाम का, एरे डेमो डॉट जावा। क्लियर है? डॉट जावा क्लियर है? अब चलो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम रख लिए एरे डेमो। ठीक है, यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे रख लेते हैं मेन। चलो, अब यहाँ पे मान लो एक एरे बना लेते हैं इन टाइप का। ठीक है, जो पढ़ाए एकदम उसके हिसाब से चलना। देखो, एक एरे बना लिए, यहाँ पे इक्वल टू हमने रख लिया न्यू, और यहाँ इंट कितना एलिमेंट का रख लिए, 5 एलिमेंट का। क्लियर है? ARR इक्वल टू न्यू इंट कितना एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का रख लिए। अब समझो, यहाँ पे आपको हम ये दिखा रहे, देखो ARR का 0, क्लियर है, इक्वल टू हमने कितना रखा, स्टोर किया 7। ठीक है, ARR का हमने कितना रखा, यहाँ पे 1। यहाँ पे कितना डेटा स्टोर करना है, मान लीजिए हमने रख दिया कितना, 10 स्टोर कर लिए। ARR का यहाँ पे हम लिखे 7, यहाँ 2 पे हमने कितना स्टोर कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे हम 6 स्टोर कर लिए। ARR का कितना, 3, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना रख लिया, 7। ठीक है, 71 कर देते हैं। चलो, और देन ARR का हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 5, मतलब 4, और यहाँ पे इक्वल टू कितना रख दिया, हम यहाँ पे रख दिया 45। क्लियर है? समझो, तो अब ये मेरा एरे बना और 5 एलिमेंट बना लिए, और सभी एलिमेंट उसी के अंदर आप इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से? अब आइए यहाँ पे हम प्रिंट करा के देखते हैं कि मेरा डेटा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ARR का अगर हम 0 प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, ऑफकोर्स 7 प्रिंट होगा। फिर प्लस दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दिए, फिर प्लस ARR का अगर हम प्रिंट कराएंगे 4 तो क्या प्रिंट होगा, बात समझे? तो यहाँ पे प्रिंट होगा 45। करके देख लेते हैं यहाँ पे मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, चलो अब यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि इस तरीके से मेरा ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। CMD ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे समझते हैं, आ जाते हैं अपने D ड्राइव में, देन आ गया CD जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब आ जाए जावा और फिर एरे डेमो डॉट क्या, जावा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे एक सेमी कॉलन हम लोग को मिस कर गया है, उसको दे देते हैं पहले, फिर रन कराते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब आ जाइए यहाँ पे CMD पे, देखिए यहाँ पे आ गया देखो 7 और 45 आउटपुट आया ना, तो डेटा उसमें स्टोर हुआ, एलिमेंट बना तो ना डेटा स्टोर हुआ, बात समझे? अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज और एरे के बारे में देखो, यहाँ पे एरे क्या कहता है, यहाँ पे समझना है यहाँ पे कि एरे में आपने देखो, समझो यहाँ पे इस एरे में हमने कितना एलिमेंट बनाया, 5 एलिमेंट, 0 से लेके 4 तक। अगला एलिमेंट तो है नहीं, तो जावा का जो एरे है, यहाँ एक और प्रॉपर्टी समझना, ये बॉन्ड चेकिंग करता है, मतलब अपने बॉन्ड से बाहर, जैसे अगर हम लिख देंगे कि ARR का 5वां एलिमेंट, तो इस तो वही में है नहीं, चौथा इंडेक्स तक ही खत्म हो गया ना, तो एरे जावा का बॉन्ड चेकिंग करता है। बॉन्ड चेकिंग, जैसे ही आप बॉन्ड जाओगे ना तो रन टाइम में ये एक्सेप्शन दे देगा, क्लियर है, कि आपका जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स को आप यूज कर रहे हैं अपने एरे में, वो तो एरे में अवेलेबल ही नहीं है। ये प्रॉब्लम सी में नहीं था, क्लियर है, सी में बॉन्ड चेकिंग नहीं करता है, लेकिन जावा के एरे में बॉन्ड चेकिंग कर देगा, वो अपने एलिमेंट से बाहर निकलने नहीं देता है, बॉन्ड से बाहर नहीं निकलने देगा। देखो करके दिखाते हैं, जैसे हम लोग के पास तो एरे बना हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, देखो हम लिखे ARR का और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 5, और 5वां एलिमेंट में हम डालते हैं 67। देखो मेरा टोटल एरे कितना है, 5 एलिमेंट का, जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक में खत्म हो गया, और हम 5वां एलिमेंट मतलब छठा एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, क्या, और छठा एलिमेंट है ही नहीं, टोटल एलिमेंट है उसमें 5 है, जिसका इंडेक्स लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 4 है। क्लियर? यहाँ पे देखना जावा का कंपाइलर क्या देगा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे कंपाइलर का एरर नहीं है, रन टाइम एरर आएगा, क्लियर है, एक्सेप्शन आएगा ये। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग सारा चीजों को डिटेल से, और ठीक है, एक्सेप्शन में बहुत अभी लंबा पढ़ना है जावा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे जावा डॉट लाइन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, यहाँ देख रहे हो ना, ठीक है, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बॉन्ड है अपने लेंथ से, लेंथ उसका 5 है और आपका इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड है, लेंथ 5 मतलब इंडेक्स आपका 4 तक में ही खत्म हो जाएगा, तो कभी भी जावा में अपने इंडेक्स से बाहर नहीं निकलना है, बात समझे? जो भी यूज करना है आपको अपने इंडेक्स के अंदर ही यूज करना है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरह का मेरा ये बन रहा है, क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एरे का टाइप के बारे में, ठीक है? चलिए तो अब बात करेंगे एरे के टाइप के बारे में, इस पे भी फोकस थोड़ा कर ले। देखो यहाँ पे एरे का टाइप, देखो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरे का टाइप। देखो
टाइप ऑफ एरे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे के बारे में बात करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ एरे में अगर बात करोगे ना तो यहां पे देखो क्या होगा, समझो इस चीज को। हम लोग जनरली 3 टाइप का एरे यूज करते हैं, ठीक है, बात समझे। जावा में पहला हो गया आपके पास 1D एरे, 1D एरे, दूसरा होता है 2D एरे, 3D भी एरे यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर सकते, वो भी बता देंगे हम। चलो तीसरा में 3D एरे भी कर देते हैं, ठीक है। 3D एरे, 1D एरे हो गया, ठीक है, इस तरीके से सब में आपके पास लिख दो। और एक जावा जो होता है जिसको बोलता है जावा इरेगुलर एरे, रेगुलर एरे, जो कि आपके पास कंसेप्ट नहीं है किसमें, ठीक है, सी में और C++ में। जावा के पास एक एरे का कंसेप्ट है, कौन सा, इरेगुलर एरे का कंसेप्ट, इसको भी पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो में अभी जो हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा वो 1D एरे के बारे में कवर करेंगे, बात समझे। देखो यहाँ पे 1D एरे कहता क्या है, समझना इस चीज को, ठीक है। देखो D स्टैंड फॉर डायमेंशन, D स्टैंड फॉर डायमेंशन, ठीक है। D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब होता है, डायमेंशन, ठीक है। और डायमेंशन ये बताता है कि आपका डेटा का अरेंजमेंट करने का डायरेक्शन क्या है, बात समझे, किस किस ऑर्डर में डेटा अरेंज है, किस डायरेक्शन में डेटा अरेंज है। अगर 1D है तो डेटा सारा एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर 2D है तो डेटा 2 डायरेक्शन में चलेगा, और 3D है तो डेटा क्या चलेगा, 3 डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर है, बात समझे। तो आपके पास डायमेंशन स्टैंड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में है यही बताता है, कौन, डायमेंशन बताता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1D एरे को समझते हैं। देखो 1D एरे में डेटा सारा के सारा एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले लो चाहे वर्टिकल ले लो, चाहे पूरा का पूरा डेटा 100 डेटा भी है तो एक ही लाइन में चलेगा, चाहे आप ऐसा भी समझ लो, क्लियर है, ऐसा भी समझ लो यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, आराम से क्लियर होगा। यहाँ पे देखो तो आपके पास ये भी समझ लो, ये भी 1D एरे है, क्लियर है। तो जहां पे डेटा एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज है उसे बोलते हैं 1D एरे, क्लियर है। और 1D एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स वैल्यू काफी होता है। जैसे देखो, जैसे पहला इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होगा ना, अब जितना भी इंडेक्स होगा वहां तक जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट को बुलाना होगा, अगर इस एलिमेंट को बुलाना, तो मान लो एरे का नाम x है तो हम लिखेंगे x का x ऑफ किसका 6, तो हमको एक एलिमेंट पॉइंट हो जाएगा, मतलब एक इंडेक्स वैल्यू से एक एलिमेंट पॉइंट आउट हो जाएगा 1D एरे में, क्लियर है। एक इंडेक्स वैल्यू से एक एलिमेंट पॉइंट आउट हो जाता है। 2D एरे रहेगा तो डेटा 2 डायरेक्शन में रहता है तो वहां पे 2 इंडेक्स वैल्यू यूज करना पड़ता है एक एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए। 3D में डेटा 3 डायरेक्शन में रहता है तो यहाँ पे 3 इंडेक्स वैल्यू यूज करोगे ना तब जाके एक पॉइंट आउट होगा, क्लियर है। तो ये दोनों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 1D 2D 3D, अभी हम लोग 1D को समझते हैं, क्लियर है। तो 1D में डेटा एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज होता है सो दैट वी यूज ओनली वन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, टू एक्सेस एनी एलिमेंट, क्लियर है। चाहे लगातार कितना भी क्यों ना हो, सब एक ही लाइन में मानो, ठीक है, 9 के बाद 10 10 के बाद 11 इस तरीके से चलते चला जाएगा, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो अब बात करेंगे सर 1D एरे बनता कैसे है जावा में। तो जो अभी सिंटेक्स जो हम लोग पढ़े थे ना, जो सिंटेक्स हम लोग पढ़े हैं वो 1D एरे का ही था, क्लियर है। जैसे हम लोग कैसे पढ़े थे, तो आपको डेटा टाइप देना था, याद होगा, और फिर आपको एरे का नाम देना था, एरे का नाम, क्लियर है, और फिर ब्रैकेट, और फिर इक्वल टू, और फिर न्यू, और फिर डेटा टाइप, क्लियर है, डेटा टाइप, और फिर यहाँ पे क्या देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर है। आप इसको मतलब तोड़ के भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप लिखे डेटा टाइप, क्लियर है, डेटा टाइप, और फिर यहाँ पे क्या लिखे, एरे का नाम, क्लियर है, और यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। और फिर बाद में अगला लाइन में लिख सकते हो क्या, एरे नेम इक्वल टू, फिर से इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, क्लियर है, न्यू डेटा टाइप, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर है। ये 1D एरे ही था, जो हम लोग सिंटेक्स शुरू से पढ़ते आ रहे थे वो 1D एरे ही का ही था, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे एक इंटीजर टाइप का 5 एलिमेंट रखना है, 1D बनाना है, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, इंट ARR रख देंगे, एरे का नाम कुछ भी नाम रख सकते हो, XPQ कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आपने दे दिया इंट फिर से, और यहाँ पे आपने क्या रख दिया 5 एलिमेंट, ये मेरे पास 5 एलिमेंट का क्या बन गया, एरे एक बन जाएगा, क्लियर है। 5 एलिमेंट का एक एरे अच्छे से बन जाएगा, क्लियर, 1D, लेकिन सभी एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अगर यहाँ 50 भी रख देंगे ना बाबू तो सभी 50 एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, जिसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा
बात समझे, 49 तक जाएगा। ठीक है, 49 से बाहर जैसे ही इंडेक्स अगर यूज कर लेंगे तो जावा क्या एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, आपने एरे का इंडेक्स को बॉन्ड से बाहर एक्सेस किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो किस तरीका से बनाते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि सर 1D एरे बना तो लिए, अब जैसे आप अभी अभी जो प्रोग्राम बनाए हैं, देखो यहाँ पे इसमें सर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को यूज कर करके डेटा इनपुट किए तब जाके प्रिंट करवाए। तो सर इससे अच्छा तो वेरिएबल ही था ना, कि ए बी सी डी ई करके वेरिएबल बनाते, ए में वैल्यू 7 डाल देते, बी में 10 डाल देते, काम चल जाता। लेकिन ऐसे एरे यूज करने से फायदा क्या हुआ, देखो फायदा होगा, इनपुट में भी आपको फायदा मिलेगा, आउटपुट में भी फायदा मिलेगा। आप आराम से सेम कोड, एक ही कोड यूज करके मल्टीपल डेटा भी इनपुट कर लोगे। चलो तो अभी हम बता रहे हैं आपको कि कैसे एरे में इनपुट किया जाएगा। देखो यहाँ पे, तो अब बात करेंगे एरे में इनपुट कैसे करेंगे। जो देखो यहाँ पे, तो एरे में इनपुट करने के लिए पहले यहाँ पे दो तरीका है। पहला, एरे इनिशियलाइजेशन कर लो। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का एक्स, और आपको पहले से मालूम है, बात को समझो, आपको पहले से मालूम है कि एक्स में हम फिक्स किए होंगे 5 ही रखना है, तो यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेंगे, हम क्या कर लेंगे, x = 5 जाकर हम स्टोर कर देंगे नॉर्मली, तो x में जाके 5 स्टोर हो गया। तो जब डेटा पहले से एडवांस में ही मालूम हो कि भाई यही वाला डेटा हमें जाके क्या करना है, एरे में स्टोर करना है, बात समझे, यही वाला डेटा को एरे में जाके क्या करना है, स्टोर करना, तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो सर जावा में कैसे इनिशियलाइजेशन होगा इसको समझो। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास इन टाइप का एरे है, ARR ब्रैकेट ओपन किए और जस्ट इक्वल टू देकर यहीं पे आपको दे देना है स्टेटमेंट, मतलब वैल्यू एक सेट बना दो। जैसे यहाँ पे रख दिए 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 17, ऐसा कुछ रख दिए डेटा। क्लियर है। अब कितना डेटा बनाए, कितना डेटा इस सेट में रखें, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपका 6 एलिमेंट का एक इंटरनली एरे बना लिया होगा ये, जिसमें सभी एलिमेंट में डेटा रखा गया होगा। ठीक है, स्टोर हो गया होगा। जैसे पहला एलिमेंट का इंडेक्स कितना, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ कितना डेटा स्टोर हो गया, 10, यहाँ कितना 15, यहाँ कितना 20 और यहाँ कितना 25 और यहाँ कितना 18 और यहाँ कितना 70। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आराम से। अब यहाँ पे देखो आप आराम से डेटा को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हो। क्लियर है, मतलब स्टोर कर दिए एक बार में, अलग अलग आपको एलिमेंट नंबर देकर नहीं करा है कि एलिमेंट नंबर 0 में 10, एलिमेंट नंबर 1 में 15, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर है, आपका डेटा आराम से क्या होते गया, स्टोर होते चला गया। दिस इज कॉल्ड द एरे इनिशियलाइजेशन। यही कोड लगभग जावा सी में भी था, C++ में था, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। चलो तो अब बात आता है कि सर एरे इनिशियलाइज तो कर दिए, ठीक है, अब इसको इनिशियलाइजेशन तो कर दिए सर, तो अब हमें ये बताइए कि एरे हम लोग यूज कैसे करेंगे, डेटा को उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो हमको बोल दिया कि सभी डेटा को प्रिंट कराओ एरे का, तो कैसे डेटा एक्सेस करेंगे। तो अब बात करेंगे आउटपुट कैसे लेते हैं। ये तो हम बताए इनपुट का भी एक ही तरीका बताए हैं, इनिशियलाइजेशन, यूजर इनपुट लेना नहीं बताए अभी। क्लियर है, तो हम यूजर इनपुट लेना भी आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने इनपुट के साथ साथ अब हम आपको बता रहे हैं आउटपुट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे समझो, अब हम प्रिंट कराएंगे ARR का 0, फिर ARR का 1, एक करके प्रिंट कराएंगे, तो हमको प्रिंट वाला बार बार लिखना पड़ेगा ना। तो हमको पता है कि एरे सब तो एडजेसेंट है, सभी एलिमेंट बगल में है, जिसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम एक लूप सेट कर देंगे। क्लियर है, कि हम एक बार i को स्टार्ट करेंगे 0 से, उसी i को हम 1 पे भेजेंगे, उसी i को 2 पर भेजेंगे, उसी i को 3 पर भेजेंगे, 4 पर, फिर कितने पे, 5 पे जाएंगे। क्लियर है, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे, तो हम एक लूप सेट कर देते हैं, फॉर लूप, फॉर i इक्वल टू कहां से, 0 से स्टार्ट किए और बोले कि आप कहां तक चलिएगा, 5 तक जाइएगा, तो इक्वल टू कितना, 5, और यहाँ पे एक करके बढ़ने बोल रहे हैं, तो i = i+1, ये हमने आराम से सेट कर दिया। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब यहाँ पे, अब i, पहला बार i इस एलिमेंट पे है, दूसरे बार i इस एलिमेंट पे है और तीसरे बार i इस एलिमेंट पे है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो कैसे प्रिंट कराएंगे। मान लो हमें सम करना हो या कुछ भी करना, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे s.o.p और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ARR, क्योंकि एरे का नाम क्या है, ARR, और इसके अंदर में हम i को पुट कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरीका से मेरा ये i पुट हो गया वहां पे। अब ये मेरा सारा डेटा प्रिंट करेगा। जो देखो कैसे, जैसे i का वैल्यू शुरू में कितना है, 0 है ना, तो अब i का वैल्यू 0 < 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ARR का i को प्रिंट करेगा, मतलब ARR का 0 को प्रिंट करेगा। ARR का 0 मतलब किसका है,
ये वाला वैल्यू जिसमें कितना स्टोर है 10, तो 10 प्रिंट कर देगा। अब यहां से ऊपर जाएगा ये i इक्वल टू i+1, जीरो से कितना आ जाएगा 1, क्लियर है। अब 1 लेस देन कंडीशन चेक करेगा, क्या i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, फिर से आएगा। अब जीरो के यहाँ i का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेगा 1, तो AR का 1 मतलब कितना 15 प्रिंट करेगा। इस वजह से 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, इक्वल टू तक ना 6 होगा तो लूप से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। 6 होगा तो लूप से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, क्लियर है। तो मतलब आपके पास डेटा सारा प्रिंट कर देगा, यहाँ 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना आ गया 18, यहाँ पे 17, इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया, क्लियर है। तो किस तरीके से इनिशियलाइज किया और कैसे आउटपुट निकालेंगे, तो क्योंकि एरे में एक वैल्यू नहीं ना है कि आप प्रिंट करा दोगे कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन ए को प्रिंट करा दो, बी को प्रिंट करा दो, ऐसा तो नहीं है। आपके पास जो एरे है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है, क्लियर है। आप आराम से उसको एक एक करके ना जाना पड़ेगा हर एक एलिमेंट पे, एक बार 0 एलिमेंट पे जाएंगे, एक बार 1 एलिमेंट पे जाएंगे, एक बार 2 एलिमेंट पे जाएंगे। हाँ, एक आइडिया है, पूरे एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे ना तो आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चीज कब यूज कर पाओगे, सिर्फ जब सिर्फ प्रिंट करना होगा तब, बिना लूप लगाए हुए। हम बताएंगे आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग, बहुत सारा मेथड्स है जावा में, ठीक है, बहुत सारा मेथड दिया है जावा जिससे आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, हैंडल, स्ट्रिंग को नहीं मतलब एरे को हैंडल कर सकते हैं, क्लियर है, बात समझे। चलो तो अभी इतना करके देखते हैं कि मेरा इनपुट हुआ कि नहीं और आउटपुट मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इतना करके हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे इसको हटा लेते हैं यहाँ पे, और अब हमें इनिशियलाइज करना तो ये वाला कोड हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन लिखेंगे इस तरीके से, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 10, यहाँ पे 23, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 19 रख दिए, यहाँ पे 34 रख दिए, यहाँ पे 78 रख दिए। चलो ये डेटा तो है, क्लियर है। टोटल कितना डेटा हमने डाला है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा, ठीक है, मतलब 0 से लेके 5 तक का इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे हम एक i लगा दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिख दिए फॉर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, i लेस देन इक्वल टू 5 तक चलो और i इक्वल टू i+1 हो जाएगा, क्लियर है, समझे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन कर देते हैं, ठीक है। और देन यहाँ पे रख देते ARR के i को क्या करवा दो, प्रिंट करा दो। देखो तो आपको ARR का i 0 में क्या मिलेगा 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का मतलब 23 प्रिंट हो जाएगा। फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर कितना प्रिंट हो जाएगा 18 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, रन करा के देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ गए और यहाँ पे एरे डेमो को हम यहाँ पे क्या करवा लिए, ठीक है, रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीका से है, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो आउटपुट आया आपके पास 10 आया, 23 आया, 18 आया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना किस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे एरे में हम लोग इनिशियलाइज किए। एक पॉइंट और, ठीक है, एक पॉइंट और कवर करेंगे। जो देखो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे हम लोग का जो एरे में हम यहाँ पे क्या दिए 5, ये तो मुझे पता है तो हम गिन लिए, ठीक है। जब नहीं पता कि कितना एलिमेंट एरे के अंदर है, पता तो ऐसे चल ही जाता है, नहीं पता तो एक एरे एक प्रॉपर्टी भी देता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी का नाम है, बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम आएगा जहाँ पे पता तुम्हें नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितना तक लूप लगाओगे ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। अब इसका 2 उपाय, पहला उपाय आप फॉर ईच लूप लगा दो जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो हम इंफॉर्मेशन बटन में लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा फॉर ईच लूप किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो फॉर ईच लूप में हम लोग को इस तरीका से लूप नहीं सेट करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ आता है। बस उसको क्या चाहिए, कलेक्शन का नाम, और उस कलेक्शन में से एक डेटा को निकाल के आपको क्या करते रहेगा, देते रहेगा। बस आप उसको यूज करना है। देखो कैसे यूज करेंगे, कोई यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर लगा दिए और मेरा कलेक्शन किस टाइप का है, इन टाइप का। हाँ, एरे में से जो डेटा आएगा वो किस टाइप, इन टाइप का आएगा। तो यहाँ पे इंट लिखना है, यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम रख दो, XYZ हम n रख दिए, और फिर यहाँ पे उस कलेक्शन का नाम रख दो ARR। ये लूप अपने आप उतने टाइम आइटरेट करेगा, ठीक है। ये लूप जो है अपने आप उतने टाइम आइटरेट करेगा जितने डेटा है, जितना कलेक्शन, जितने उस ARR में जितना डेटा है उतने बार क्या करेगा, ये आइटरेट करेगा अपने आप। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं कि 5 तक लगाओ, 6 तक लगाओ, ऐसा कुछ लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिख दिया क्या, s.o.p n को तुम प्रिंट करा लो, ठीक है। तो यहाँ हर एक बार आपका जब लूप आइटरेट करेगा एक करके डेटा n में आते जाएगा। पहला बार n में कितना आएगा 10, दूसरे बार n में कितना आएगा 15, ठीक है, तीसरे बार n में कितना आएगा 20। इस तरीका से आपके पास आते जाएगा डेटा, क्लियर है। ये भी फॉर ईच लूप, ये भी एक ऑप्शन है आपको डेटा को रिट्रीव करने के लिए एरे से, ठीक है। दूसरा, आपके पास जावा में एरे एक प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, जिसका नाम है लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ क्या देता है, लेंथ प्रॉपर्टी देता है जावा में, क्लियर है। तो आप यहाँ पे
ऐसे लूप सेट कर सकते थे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, क्लियर है, डॉट लेंथ, और आई इक्वल टू i+1, क्लियर है। तो सर लेंथ प्रॉपर्टी क्या करेगा, तो लेंथ प्रॉपर्टी बता दे कि आपका जो एरे है उसमें कितना टोटल एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना बताएगा, 6, तो 0 से लेकर लेस देन 6, मतलब 5 तक लूप में चल जाएगा। यहाँ पे अपना कोड लिख दोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे ये भी देखा मिला कि आपको ARR का डॉट लेंथ हो तो आप, ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका आराम से सही है। लेंथ आपको टोटल लेंथ बता गया, उससे एक कम तक आप लूप लगा लो, आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाओगे धीरे धीरे करके। चलो तो इसको भी हम लोग यूज करके देख लेते हैं कि किस तरीका से मेरा चल रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहला चीज ये तो हम लोग किए थे। अब यहाँ इसी को हम सिर्फ एक छोटा सा कर लेते हैं, क्या, ARR डॉट क्या लगा दिए, लेंथ तक हमने लूप लगा दिया, ठीक है। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं, ये वाला सिंबल मत दीजिएगा, फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है सिर्फ, ठीक है, एरे का। चलो देखते हैं मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम कोड से यहाँ पे यूज कर लिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, आ गया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मेरे पास एक एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब 10, 23, 18, 19, 34 और 78, ठीक है, ये तो आ रहा है। लेकिन जावा इंडेक्स ऑटो बॉन्ड का एरर क्यों आया, देखें, इक्वल टू तक मेरा लूप होगा, इस चलते ही रन टाइम एरर आया होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें लूप को लेस देन तक चलाना होगा, ठीक है, हमें जहां तक लग रहा है। देखो यहाँ इक्वल टू तक हो गया ना, तो छठा एलिमेंट था नहीं, इसलिए लास्ट एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन जनरेट कर दिया, रन टाइम एरर जनरेट कर दिया, सभी एलिमेंट आया, लेकिन लास्ट एलिमेंट 78 के बाद एक रन टाइम एरर जनरेट कर दिया, एक्सेप्शन आ गया था, क्योंकि इक्वल टू तक लगा दिए ना आप, क्लियर है। आपको लगाना था, लेंथ दिया 6 और इंडेक्स कहां से है, 0 से लेकर 5 तक ही सिर्फ, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ गया। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखें यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे देखो, आ गया, कोई प्रॉब्लम आया, आराम से सारा डेटा एक्सेस आया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे, अब इसी चीज को आप फॉर ईच लूप से भी क्या कर सकते थे, कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप, चलो इसको हम हटा दे, सेम चीज रहने दो भाई, यहाँ पे चलो, यहाँ पे हटा दो, चलो हटा, पूरा हटाते हैं। यहाँ पे आई का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, देखो कैसे लिखेंगे, फॉर, यहाँ पे इन टाइप का कलेक्शन है, एक्स नाम रख लेते हैं वेरिएबल का यहाँ पे, और कलेक्शन का नाम ARR, ठीक है। ये अपने आप नंबर ऑफ एलिमेंट इतना आइटरेट करेगा, क्लियर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट ln, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम सिर्फ x का वैल्यू। तो जब जब लूप चल रहा है x में एक डेटा आते जाएगा, क्लियर है। ये भी बेटर ऑप्शन है आपके पास यूज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो, ठीक है, देखो आ गया ना सारा डेटा। तो समझ में अच्छे से आ रहा होगा एरे क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छे से हम आपको समझा दिए। कैसे 1D एरे में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे निकालते हैं, इंडेक्स क्या होता है, किस तरह से इंडेक्स बनता है, सारा चीज हमने क्या किया, कवर किया इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे एरे हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, चलिए।